हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के, और चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जैसा कि स्टूडेंट्स हम सबको पता ही है कि इस बार हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं फिजिक्स में टर्म 1 एग्ज़ाम में आपके सीबीएसई के। तो इसको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। देखिए, कोई भी सरफेस जो गॉस लॉ के लिए क्या कहलाता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं गॉस लॉ के मतलब या कोई भी सरफेस जो कंसीडर किया जाता है गॉस लॉ के लिए क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस कहलाता है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बच्चों, सी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, कौन सा सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। 2 यहाँ पर क्या है बच्चों, देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गॉस लॉ के लिए ट्रू नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। बिल्कुल सही है, गॉस लॉ हमारा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड बिल्कुल है। द टर्म Q on the right side of Gauss law include the sum of all charges enclosed by the surface। ये भी बात सही है। थर्ड क्या कह रहा है, गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। भाई ये कह रहा है अगर सिमेट्री नहीं होगी, या सॉरी जब यहाँ पे सिमेट्री होगी तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है। बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है। गॉस लॉ होने के लिए कंडीशन ही ये है कि सिमेट्री होने ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलम। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको रब कर देते हैं एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे कि फील्ड स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है डायरेक्शन, ऑप्शन सी है नेचर ऑफ चार्ज, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों इससे हमें सारी की सारी नॉलेज यहाँ पर मिलती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, फील्ड लाइन से आपको फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी, उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, और नेचर ऑफ चार्ज भी मिल जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज कैसे बता सकते हो आप, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके उसकी तरफ आ रही होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो 4 था उसका डी आंसर है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। ओके, आई रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से कौन सा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है बच्चों। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है नॉर्मली टुवार्ड्स आती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 क्या है बच्चों, देख सकते हो आप यहाँ पे, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, कौन सा होगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है आपका जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये ऐसा यूनिट बतानी है आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कैसे निकाल सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है फोर्स के लिए, एफ इक्वल टू, ठीक है, के टाइम्स, तो या कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, या Q लिख लीजिए, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ओके, चार्ज की यूनिट क्या होगी, 2 चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, नीचे 4 पाई तो कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की तो है परमिटिविटी, आर स्क्वायर की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब निकाल देते हैं यहाँ पे। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, ओके, देख सकते हो यहाँ पे आप,
कूलम स्क्वायर तो यही रहेगी, न्यूटन नीचे आ जाएगा, पर न्यूटन, ओके, और पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सिंपली ये फॉर्मूला लगाइए और सिंपली आप यहाँ पर इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट या एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये अब कर दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कैप्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज। देखो बच्चों, हम सभी को पता है कि अगर कोई डाइपोल हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, हाँ उसके ऊपर टॉर्क जरूर लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर, ऑलवेज जीरो, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। हम सबको पता है ये फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू एन ई, और यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है बच्चों, ठीक है, Q इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि n की वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो सॉल्व करके, और आंसर आ जाएगा इसका ए, 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 9th। क्वेश्चन 9th क्या है हमारा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, सभी को पता है, याद भी रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। किसी भी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हेन प्लेस इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंस, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए नेट फोर्स, ए टॉर्क, बोथ फोर्स एंड टॉर्क, एंड नाइदर ए फोर्स एंड नॉर ए टॉर्क। तो बच्चों हमें पता है कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स तो नहीं लगता है, बट यहाँ पर टॉर्क लगता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे टॉर्क ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए टॉर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 11th पे। ए पैरट कम्स एंड सिट्स ऑन ए बेयर हाई पावर लाइन, इट विल, ओके, एक्सपीरियंस ए माइल्ड शॉक, बी ऑप्शन है एक्सपीरियंस ए स्ट्रॉन्ग शॉक, ऑप्शन सी है गेट किल्ड इंस्टेंटली, एंड ऑप्शन डी है नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर वो एक ही लाइन पे बैठा हुआ है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे करंट को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, करंट पास नहीं हो रहा, इस वजह से उसे क्या हो रहा है, वहाँ पर करंट फील नहीं होता। अगर उसे रिटर्न पाथ मिल जाती करंट को तो उस केस में उस पर करंट लग जाता, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर ये दो वायर जा रहे होते हैं तो एक क्या होता है हाई वायर और एक होता है न्यूट्रल, तो अगर ये दोनों को टच कर दे तो उस केस में यहाँ पर उसको करंट लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं बच्चों। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आर। तो क्या है यहाँ पर, ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट है। हम सभी जानते हैं डाइपोल मूवमेंट को पी से रिप्रेजेंट किया था, पी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई 2r ले लीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे चार्ज की यूनिट कूलम होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो कूलम मीटर्स की यूनिट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं अब 13 पे। ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। बच्चों याद रखो, कोई भी सोप है, चाहे सोप है उसके ऊपर चाहे पॉजिटिव दे दो चाहे नेगेटिव दे दो, तो चार्ज जब दोगे आप तो वो रिपल करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आप कह सकते हो कि उसकी रेडियस इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज दिया जाए चाहे नेगेटिव, दोनों ही केस में रेडियस इंक्रीज करने वाली है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है बच्चों, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म नहीं है, तो अगर बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में उस डाइपोल के ऊपर फोर्स भी लगेगा, नेट फोर्स, और साथ साथ टॉर्क भी लगेगा, दोनों चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स। ये याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों लगने वाली हैं, बट अगर यूनिफॉर्म होता तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं हम यहाँ पर 15 पर।
15 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इज सेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 9.1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट इज़। अब एक्सेलरेशन बताना है इसमें। देखो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका करेक्ट पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि बी है। कैसे निकालना है, देखो फोर्स बराबर क्या है, यहाँ पे मैंने दे रखा है फोर्स इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, तो फोर्स निकाल लोगे। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई मास। फोर्स पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो उस तरीके से यहाँ पर आप मास भी रख सकते हो, ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट इजीली कर सकते हो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1.6 × 10⁻18। ओके, क्लियरली कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे दिक्कत होगी तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फोर्स इक्वल टू, फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर नहीं आपने उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहाँ पे आपको चाहो तो मैं रिटर्न में बता देता हूँ। देखो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19, थोड़ा स्पेस देखिए कम पड़ता है, 10 की पावर -19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो फोर्स इक्वल टू चार्ज 1.6 पॉइंट नहीं आता है लिखा हुआ, 10 की पावर -19, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक F बराबर Q × E, यहाँ से आप निकाल लोगे। और उसके बाद एक्सेलरेशन बराबर फोर्स की वैल्यू रखो और डिवाइड बाई मास। मास कितना है 9.1 × 10 की पावर -31, बस ये वैल्यू रखनी है और आपको देखोगे ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आएगा। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 16 पर। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्जेस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 है ये, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 कूलम प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। अब देखो पहले तो देखो दोनों जो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना। दोनों चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2, और K की वैल्यू आपको पता ही है, कॉन्स्टेंट जो होता है, ठीक है, वो आप जानते ही हो। तो यहाँ पे F जो फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है और ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट आएगा, ठीक है। K की 9 × 10⁻9 हो जाती है, तो उसको आप इजली कर लेना। क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आ जाते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ईजी था ये क्वेश्चन नंबर जो, अगर आप इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे बच्चों, 17 क्या कह रहा है कि इन कंपेरिजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज। अब क्या कह रहा है कि दो हैं, देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में फोर्स, और दो प्रोटॉन, उनके बीच में फोर्स। तो बच्चों दोनों ही चार्ज क्या होते हैं, सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो फोर्स बिल्कुल सेम लगेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी एकदम यहाँ पर करेक्ट है बच्चों, ठीक है, सेम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है हमारा, इफ़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो, इट मीन्स दैट, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के अक्रॉस जीरो है तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं, द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। बिल्कुल बात सही है, अगर कोई चार्ज ही जीरो हो तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या होगा, अंदर जीरो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल बच्चों करेक्ट है, आंख बंद करके कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, द फोर्स बिटवीन देम विल रिमेन द सेम इफ वन चार्ज इज मेड। अब हमें क्या करना है कि अगर दो चार्जेस, जो चार्ज हैं और उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, अगर डिस्टेंस जो भी है मान लीजिए आर है, उस डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर देते हैं तो उस केस में फोर्स में कोई चेंज आएगा। तो हमें फोर्स वही रखनी, तो हमें ये बताना है कि चार्ज हमें कितना इंक्रीज करना है। तो मान लीजिए पहले फोर्स क्या थी बच्चों, इनिशियली फोर्स क्या थी F, जब दोनों चार्ज मान लीजिए Q1 और Q2 थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस R था, ये मान लेते हैं। अब नई फोर्स क्या होगी, नई फोर्स भी उसके बराबर होनी चाहिए, ये तो कह रहा है वो। तो K टाइम्स ऑफ भाई Q1 Q2 अपॉन R, मतलब आप रेडियस क्या कर दी, हाफ कर दी, तो R/2 का
होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 4 ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसका मतलब अब देखो, हमें अगर यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाएगा, ये 4 टाइम्स तो k टाइम्स तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स 4 टाइम हो रही है। तो इसको अगर 4 टाइम्स को कम करना है तो आप किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/4, तभी तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वैन टू चार्ज स्पेयर्स आर कनेक्टेड विद ए वायर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम इज शेयर्ड। अब देखो बच्चों, जो भी दो अगर स्पेयर्स हैं, दोनों अगर सेम साइज के हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो यहाँ पे चार्ज जो होगा वो इक्वली शेयर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी एकदम ही करेक्ट ऑप्शन है, बी एकदम ही करेक्ट है, इक्वली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, देखते हैं क्या कह रहा है। द फिगर हेयर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P1 इज E1 एंड P2 इज E2। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज R, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताने कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अब देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप बना रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, E1 इज़ ग्रेटर देन E2 होगा और ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is such that the electron placed in it would experience an electrical force equal to its weight is given by। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स के बराबर। ठीक है, वेट इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। क्या कह रहा है, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि वेट इक्वल टू क्या हो गया, मतलब mg, और इक्वल टू फोर्स बराबर F बराबर क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, Q मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आप इजीली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, mg अपॉन ई आ रहा है ना, mg अपॉन ई। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका mg डिवाइड बाई, ठीक है, चार्ज की जगह हम यहाँ पे ई लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, चार्ज की जगह यहाँ पर ई लिख दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि mg इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर कह रहा है कि जो फोर्स लग रही है वो उसके वेट के बराबर, तो mg इक्वल टू ई, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, mg अपॉन चार्ज ई। तो इस तरीके से ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द पोजिशन ऑफ द चार्ज इनसाइड एन एनक्लोज सरफेस इज चेंज इन सच ए वे दैट द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मतलब उस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज सेम है। ठीक है, मतलब हाँ, वैल्यू चार्जेस के अंदर चेंज हो रही हैं पर टोटल क्या होगा, सेम रहेगा। देन द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनक्लोजिंग सरफेस इज। अब देखो बच्चों, अगर चार्ज सेम है तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा और ये बिल्कुल सेम रहेगा। हम सभी जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज की वैल्यू ही चेंज नहीं हो रही टोटल चार्ज, तो क्या होगा, वहाँ फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। चार्ज इज क्या है, ऑप्शन ए ट्रांसफरेबल एसोसिएटेड विद मास, बिल्कुल सही है। कंजर्व्ड है, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज चार्ज की होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इम्प्लाइज दैट। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मैं पहले बता देता हूँ क्या है कि देयर इज ए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी, बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव चार्ज। अब क्या कह रहा है कि कहीं मैंने अगर कहा कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के चार्ज के मुकाबले ज़्यादा है।
अब सिमिलर वे में अगर हम बात करें कि कोई बॉडी, मैंने कहा कि निगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है उसके पास निगेटिव चार्ज ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात याद रखनी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सो स्टूडेंट, कैसा लगा ये वीडियो आप बिल्कुल बताएं यहाँ पर, और अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो क्लास 12 के हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ जो कि असर्शन रीजनिंग पे भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे भी होंगे, और जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आपके इस में कवर होने वाले हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।